नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चैप्टर की, जिसके अंतर्गत दो गद्यांश जो है, तो पहला जाति प्रथा और श्रम विभाजन पर हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने अंबेडकर जी के जो विचार हैं वो देखे, वो समझे कि उनका ये कहना था कि कार्य कुशलता यानी काम में एक्सपर्टाइज के लिए काम का बंटवारा होना जरूरी है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा हो, क्योंकि जाति के हिसाब से अगर काम का बंटवारा हो तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति कोई पर्टिकुलर काम अगर उसमें उसकी रुचि नहीं है या उसकी काबिलियत नहीं है तो भी उसको जबरन करना पड़े, और इससे ना काम में जो उत्पाद होगा उसमें ना वृद्धि होगी, ना आमदनी में वृद्धि होगी, ना उस व्यक्ति को संतोष मिलेगा। तो अंबेडकर जी का विचार ये था कि जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए, श्रम विभाजन होना चाहिए लेकिन व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति की रुचि, उसके स्वभाव, उसके आधार पर होना चाहिए। तो ये हमने देखा। अब अंबेडकर जी के विचारों पर ही जो दूसरा हमारा गद्य पाठ है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, वो देखेंगे, जिसके अंदर अंबेडकर जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि मेरी नज़र से, मेरे नज़रिए से आदर्श आइडियल सोसाइटी जो है, आदर्श समाज कैसा हो, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हो जिससे देश सुखी रहे, पूरा समाज जो है वो सुखी संपन्न रहे। तो देखते हैं उनकी कल्पना का आदर्श समाज क्या है, कैसा है। तो इस पाठ में लेखक ने बताया है कि आदर्श समाज में 3 तत्व अनिवार्य होने चाहिए। कोई भी सोसाइटी हो उसमें 3 जो है तत्व, 3 फैक्टर जो है वो होने ही चाहिए। क्या है? एक समानता यानी इक्वालिटी, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, और बंधुता यानी ब्रदरहुड, भ्रातृत्व। तो ये 3 कोई भी समाज में होना ही चाहिए, ये उनके विचार है। इनसे लोकतंत्र यानी पूरा देश सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंचा जा सकता है। देखिए, ये 3 चीजें होने से क्या हो सकता है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री अच्छे रूप से, और समाज जो है वो अपने अनुभवों को एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं। एक समाज से दूसरे समाज में अगर विवाह करना है या कोई भी किस्म के अलग अलग व्यवहार आदान प्रदान करने हैं तो अच्छे सानुकूल तरीके से हो सकता है। अब देखते हैं इस पाठ का सार कि लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भ्रातृत्व यानी ब्रदरहुड पर आधारित होगा। समाज में इतनी गतिशीलता, इतनी मोबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए। इतना तो उसमें मोबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी चेंजेस आता है तो सभी को उसका फायदा हो। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में भाग होना चाहिए तथा ऐसे कार्यों में सबका सब कार्यों में भाग होना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। किसी कोई एक पर्टिकुलर जाति या कौम के लिए जागरूक न रह करके पूरे समाज के लिए जागरूक होना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति यानी सिक्योरिटी सभी को होनी चाहिए। सबको संपर्क के साधन, एक दूसरे को संपर्क के साधन व अवसर मिलने चाहिए, सबको मौके मिलने चाहिए। यही लोकतंत्र, यही डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति व समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? जहां सामाजिक आदान प्रदान होता रहे। आवागमन यानी अप डाउन, जीवन व शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता। देखिए, कहीं भी आने जाने की, आवागमन यानी कहीं भी देश में आने जाने की फ्रीडम, जीवन व शारीरिक सुरक्षा, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी, अपनी बॉडी की सिक्योरिटी, और स्वाधीनता यानी फ्रीडम, संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी, जीविकोपार्जन यानी लाइवलीहुड के लिए जरूरी औजार व सामग्री रखने के अधिकार की
स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु मनुष्य के सक्षम व प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंसान को हर तरह की फ्रीडम मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए। अम्बेडकर के विचार है कि कौन कौन सी आज़ादी, तो कहीं भी आने जाने की, अपना जीवन, अपनी लाइफ, अपनी बॉडी की सुरक्षा की, अपनी प्रॉपर्टी की, जो चाहे जितनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जीविकोपार्जन, अपने लाइवलीहुड के लिए भी जरूरी औजार या सामान जो भी लेना है वो रखने की भी आज़ादी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और अपने प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं है। पर कुछ लोग जो है ये इसमें भी उनको दिक्कत है। इसके लिए ये बहुत ही अहम है कि इसके लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी चाहिए होती है। अम्बेडकर जी के हिसाब से उनकी कल्पना जो है उसमें क्या है कि सभी को अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय, धंधा, पेशा जो भी है वो चुनने की स्वतंत्रता देनी चाहिए सभी को। इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दासता में जकड़ा रहेगा। दासता यानी गुलामी। अगर सभी को अपनी पसंद से, अपनी रुचि के अनुसार अगर व्यवसाय नहीं कर सकता, पेशा नहीं वो कर सकता, तो फिर वो क्या होगा, उसकी हालत जो है वो एक दासता जैसी होगी, यानी कि गुलाम जैसी होगी। अब देखिए ये दासता को हम समझे कि दासता केवल कानूनी नहीं होती, यह वहां भी है जहां कुछ लोगों को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यहाँ दासता का मतलब समझाते हैं कि दासता क्या है कि किसी और व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती किसी को कोई पर्टिकुलर धंधा करने के लिए दबाव डालना, उसको मजबूर करना, विवश करना, तो ये भी एक किस्म से दासता ही है। जैसे कि अगर कोई शूद्र जाति का कोई व्यक्ति है जो पढ़ने लिखे में बहुत अच्छा है, लेकिन उसको जबरन ये सब ड्रेनेज वगैरह जो है, गटर साफ करनी है, साफ सफाई, झाड़ू लगाना है, वो काम उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी वो जाति है, शूद्र जाति में यही करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, एक दासता हुई, एक गुलामी हुई। अगर उसकी रुचि की किसी और फील्ड में जाने की है, उसकी काबिलियत भी है, तो उसको जाना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द सदैव विवादित रहा है। जो फ्रांस क्रांति जो हुई उसमें समता यानी इक्वालिटी जो शब्द जो है वो हमेशा विवादित रहा। वहां पर समता के आलोचक यानी इक्वालिटी की आलोचना जो करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखता, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। समता हर जगह पॉसिबल नहीं है। अगर समता हर जगह संभव नहीं है यानी कि असंभव है, तो उसके कारण है कि मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर है। देखते हैं। मनुष्य कभी समान नहीं है और उसकी क्षमता अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर है। एक शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न। तो इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु क्या इन तीनों कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि शारीरिक वंश परंपरा, जिसमें किसी एक व्यक्ति जो ब्राह्मण है उसका बेटा उसको पढ़ाई में, लिखाई में या कर्मकांड जो करने हैं उसमें उसको रुचि नहीं है, ठीक है, तो क्या उसको जबरदस्ती वो काम करने के लिए उसको थोपना चाहिए ये काम को। तो ये व्यवहार जो है वो उचित नहीं है। असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं है, परंतु हर व्यक्ति को विकास करने के अवसर मिलने चाहिए। सभी को मौका मिलना चाहिए अपने निजी विकास के लिए।
लेखक का मानना है कि उच्च वर्ग के लोग उत्तम व्यवहार के मुकाबले में निश्चय ही जीतेंगे, क्योंकि उत्तम व्यवहार का निर्णय भी संपन्नों को ही करना होगा, है कि नहीं। जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो पहले से सुखी है, वो कोई भी जगह पर जाएंगे, कोई भी प्रतियोगिता में जाएंगे तो वो आगे ही रहेंगे। तो प्रयास मनुष्य के वश में है, लेकिन अगर कोई निचली जाति का है और वो पिछड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो प्रयत्न करके आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। प्रयास मनुष्य के वश में है, जो हमने बताया, मनुष्य अपने बलबूते पर, अपने प्रयास के आधार पर वो आगे जा सकता है। प्रयास मनुष्य के वश में है, परंतु वंश व सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है। इंसान के वश में दो चीजें नहीं है। क्या? उसका वंश, उसका जन्म किस कुल में हुआ है वो उसके वश में नहीं है, और दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार, सामाजिक प्रतिष्ठा। अगर ब्राह्मण का लड़का है तो वो चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसको हाथ जोड़ना ही है, उसको सम्मान ज्यादा देना ही है। तो ये जो है, ये सामाजिक प्रतिष्ठा वो उसके वश में नहीं है। अगर कोई शूद्र के वहां पैदा हुआ है तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा, तो ये उसके वश में नहीं है, परंतु प्रयत्न तो है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। वंश के नाम पर और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? वंश यानी हेरिडिटी और सामाजिकता यानी सोशल प्रेस्टीज जो है, उसके आधार पर असमानता वो अनुचित है कि हम किसी को ऊंचा और किसी को नीचा दिखाते हैं। एक राजनेता को, ये उदाहरण के जरिए समझते हैं। एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है, उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता है। ऐसे में वह व्यवहार सिद्धांत का पालन करता है कि सभी मनुष्यों को के साथ समान व्यवहार किया जाए। वह सबसे व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण व श्रेणीकरण संभव नहीं है। जो नेता भाषण करता है तो उसके सामने तो सभी को एक समान ही वो भाषित करेंगे, तो उसके लिए वहां पर क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग करना, ये सब करना उसके लिए संभव नहीं है। सत्ता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए जो एकमात्र उपाय व मार्ग है। ये इक्वालिटी की बात की है कि इक्वालिटी एक काल्पनिक वस्तु है, लेकिन फिर भी राजनीतिक जो पॉलिटिशियंस है उनके लिए ये एकमात्र उपाय है और रास्ता है कि इसके ऊपर वो काम करें, तो देश में सभी लोगों को समान रूप से हक मिले, अधिकार मिले, आजादी मिले और भाईचारा भी बना रहे। तो यहाँ पर अम्बेडकर जी का यही कहना है। अम्बेडकर जी का यही कहना है कि तीन तत्व अनिवार्य रूप से होनी चाहिए समाज में: समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। समानता से मतलब ये होता है कि हम किसी को छोटा या किसी को बड़ा ना मान करके सब एक बराबर है ये माने, उसका स्वीकार करें। किसी के वहाँ हमें आने जाने में कभी दिक्कत होती है कि वो हमको क्या क्या बोलेंगे, मतलब हमको क्यों छुआ या मेरे साथ क्यों बैठा, नीचे बैठ, ये सब। या दूसरा भी हो सकता है कि उसको अगर कोई पिछड़ी जाति वाला है तो उसको ऊंची जाति के लोगों का जो घर है, सोसाइटी है, वहां पर उसको मकान नहीं मिलेगा, तो ये नहीं होना चाहिए, ये समानता नहीं है। दूसरा स्वतंत्रता, फ्रीडम। दोस्तों आपको बता दूं मैं कि हमारे देश में लड़कियों को पढ़ने का पहले अलाउ नहीं था, लेकिन ये अंबेडकर जी ने संविधान में वो प्रोविजन रखा जिसकी बदौलत लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी मिली। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने, ये फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, कि उनके ही कारण लड़कियों को पढ़ाई में तो स्वतंत्रता मिली कि वो पढ़ सकती है, लेकिन साथ साथ उन्होंने राजनीति, पॉलिटिक्स में भी उनके लिए आरक्षण किया महिलाओं के लिए, कि पॉलिटिक्स में भी वो अपना भविष्य
करनी चाहती है तो वो कर सकती है, देश की सेवा नेता बनकर करना चाहती है तो वो कर सकती है। पहले ये नहीं था। तो ये स्वतंत्रता और बंधुता सभी में भाईचारा होना चाहिए, कहीं ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। तो इस तरह से ये तीन चीजें, तीन तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है जो डॉक्टर आम्बेडकर जी के कल्पना का आदर्श समाज है। तो दोस्तों, आज हमने देखा डॉक्टर आम्बेडकर के विचार, उनके भाषण के कुछ अंशों को, जिसका शीर्षक ललित सिंह यादव ने बताया है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो अगर सही रूप में ये आम्बेडकर जी की कल्पना के अनुसार अगर ऐसा समाज हो तो फिर देश को महासत्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, निवेदन है आप पाठ्य पुस्तक को पढ़ें, इस वीडियो को भी देखें, समझें, और अगर कोई आपत्ति है, फिर समझना है तो आप सूचित करें। धन्यवाद।